नेक्स्ट यूनिट हमारे पास आती है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में हमें 5 टॉपिक्स करने हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। हम देखते हैं आज हम कितना कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। फंक्शन वर्ड मैंने पहले भी बताया था, फंक्शन वर्ड जहां भी आएगा हम क्या कहेंगे कि फंक्शनल रिलेशनशिप, जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, तो इनपुट एंड आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो हम कितना इनपुट डालें कि हमारा इतना आउटपुट आए, उस रिलेशन को सेट करना और हम किस लेवल पे आके काम करेंगे उसको जज करना, दिस इज ऑल वी स्टडी अंडर प्रोडक्शन फंक्शन। इसके लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी जरूरी हैं, जैसे कि एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन और एक होता है मार्केट पीरियड। कुछ हमारे पास होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो ऐसे प्रोडक्शन, ऐसे फैक्टर्स विच चेंज with the level of output, वो वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, जबकि फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं which do not change। अब ये जो which do not change with the level of output, अब ये जो विद द लेवल ऑफ आउटपुट हम चेंज की बात कर रहे हैं, ये सारा हम शॉर्ट रन की ही बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि शॉर्ट रन क्या है, व्हेन सम फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड सम आर फिक्स्ड। और हम वेरिएबल किसको लेते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में हम किसको लेके चलते हैं वेरिएबल? लेबर इज ट्रीटेड एज वेरिएबल। ठीक है, लॉन्ग रन में व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं आर वेरिएबल। यहां पे फिक्स्ड है ही नहीं, यहां पर फिक्स्ड है ही नहीं, जितने भी फैक्टर्स हैं वेरिएबल हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि लॉन्ग रन में स्केल ऑफ प्रोडक्शन, हमारा पूरा का पूरा स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड। अगर कोई अपना बिल्कुल एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा करना चाहे, नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, लैंड ज़्यादा लेनी चाहे या कैपिटल ज़्यादा लगानी चाहे, तो लॉन्ग रन में इट इज़ पॉसिबल, बट शॉर्ट रन में आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसको हम कहीं भी टेन्योर से डिफाइन नहीं करते, मतलब हम मंथ से कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसके फैक्टर से करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के फर्म्स का अलग अलग नेचर रहता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फॉर्म, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो हम ये देखते हैं कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितना चेंज हो सकते हैं। मार्केट पीरियड इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड, ये बहुत ही छोटा पीरियड है, वेरी शॉर्ट पीरियड। ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सभी के सभी फिक्स्ड हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन एंड मार्केट पीरियड। हमारे सिलेबस में इसी के हिसाब से जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो भी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन आ जाता है। ठीक है,
अब हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें हम एक कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन वन वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि एक ही वेरिएबल फैक्टर हम कह रहे हैं चेंजेस, एक वेरिएबल फैक्टर में चेंज होने से टोटल आउटपुट चेंजेस इन वेरिंग प्रोपोर्शन, अलग अलग प्रोपोर्शन में वो चेंज होगा। ठीक है, जो टोटल आउटपुट है दैट विल चेंज इन वेरिंग प्रोपोर्शन। अब इसको फर्दर समझने के लिए हमें तीन टर्मिनोलॉजी समझनी है, टीपी, एमपी और एपी। टीपी इज टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, वन एंड सेम थिंग। टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। क्योंकि हम जो ये प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं कि सब हम टेंजिबल गुड्स की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं एपीपी या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट इज टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड during a period, during a particular period। एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने कितनी गुड्स प्रोड्यूस की। अभी पर्टिकुलर पीरियड मे बी फॉर 1 ईयर, मे बी फॉर 1 मंथ, मे बी फॉर 10 डेज, मे बी फॉर 6 मंथ्स, हम यहाँ पे उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। और मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट by 1 additional unit of variable input। एक वेरिएबल इनपुट से, वेरिएबल इनपुट के एक यूनिट बढ़ाने से हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना इंक्रीज हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि MPN इज इक्वल टू TPN माइनस TPN-1। हम ये कह सकते हैं कि TP इज समीशन ऑफ MP और एवरेज प्रोडक्ट इज एवरेज टोटल प्रोडक्ट पर वेरिएबल यूनिट। एक वेरिएबल यूनिट यानी कि AP इज इक्वल टू TP अपॉन वेरिएबल यूनिट। तो हम लेबर ही लेके चल रहे हैं एक लेबर से। तो ये तीन हमारे डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को। इसमें भी अगर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें तो इट इज़ डिफाइंड थ्रू TP एंड MP ओनली। सिर्फ TP और MP के थ्रू ही ये डिफाइन होता है। कैसे, मान लो ये एक हम बनाते हैं तो TP ऐसे जा रहा है, ये TP है। ठीक है, ये TP देखो यहाँ से शेप चेंज हो के फिर यहाँ पे शेप चेंज हो रही है। तो जहाँ से शेप चेंज हो रही है वहाँ से ये MP हो गया। MP का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ है। तो दिस इज फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अब ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज का क्या मतलब है, यहाँ पे तो हमारा आउटपुट ही आएगा, यहाँ पर हमारा इनपुट आएगा, ये A B। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का क्या मतलब है। फर्स्ट स्टेज हमारी क्या कहती है, दिस इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग returns to a factor, increasing returns to a factor। एक फैक्टर में इंक्रीज होने से हमारा आउटपुट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब हमारा TP इंक्रीजेस
MP इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, एंड TP इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, मान लो एक फैक्ट्री एरिया है, ठीक है, वो हमारा फिक्स्ड है, वहाँ पे 40 लोग वर्कर एट ए टाइम काम कर सकते हैं, इतना स्पेस है। अब क्या हुआ, उन 40 वर्कर में वहाँ पे अभी एट प्रेजेंट सिर्फ 2 वर्कर ही काम कर रहे हैं। अब 2 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना अपना काम करते हैं, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उतना ही लग रहा है, पूरे हॉल में जितना लगता है वो भी फिक्स्ड एक्सपेंस है, उस फैक्ट्री का रेंट भी, सब कुछ उतना ही लग रहा है, लेकिन अभी 2 ही लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो मशीन्स हैं वो भी हमारी खाली पड़ी हैं। तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी ही लग रही है, लेकिन हमारा वेरिएबल फैक्टर कम है। अब क्या हुआ, जैसे ही 2 से 4 हुए, 5 हुए, 10 हुए, जैसे ही हमने वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने शुरू किए, हमारे फिक्स फैक्टर का यूटिलाइजेशन और बेटर होता चला गया, और बेटर होने से बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे जो फिक्स फैक्टर्स थे वो बेटर यूटिलाइज हुए, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो जो 2 की जगह अब 10 हो गए हैं, तो ओवरऑल प्रोडक्ट भी बहुत तेजी से बढ़ा। नाउ फिक्स्ड कैपिटल इज यूटिलाइजिंग इन अ मोर एफिशिएंट वे, एंड उनके बीच में भी आपस में थोड़ी कन्वर्सेशन हो गई, लाइवलीनेस आ गई। अभी तुम अगर एक अकेला बैठ के पढ़े तो बोर हो जाओगे, लेकिन जब तुम 5, 7, 10 बच्चे होते हो तुम्हें भी इंटरेस्ट आता है, ठीक है। लेकिन कब तक इंटरेस्ट आएगा, जब तक एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपेसिटी होगी। अगर वहाँ पे 40, अब प्रोड्यूसर का लालच बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और वो 40 की जगह उसने वहाँ पे 45 बिठा दिए, अब क्या होगा, अब ओवरबर्डन हो रहा है, और ओवरबर्डन होने से जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो कम होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि इनिशियली फर्स्ट स्टेज पे TP इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, MP इंक्रीजेस एंड reaches at highest point and starts declining. ठीक है, रीचेज एट हाईएस्ट पॉइंट। तो जब वो रीचेज एट हाईएस्ट पॉइंट ही है, यहीं पे, यहाँ तक ही फर्स्ट स्टेज है सिर्फ। सेकेंड स्टेज कहाँ स्टार्ट हुई, जब आपका TP इज मैक्सिमम, MP इज 0। सेकेंड स्टेज में ये चल रहा है। तो सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, TP इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। TP इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है, क्योंकि यहां पर अगर हम सिर्फ MP की बात करें तो MP ऐसे जा रहा है, ठीक है। इस वाले स्टेज में MP ऐसे जा रहा है, और थर्ड स्टेज, तो ये हमारी ऑप्टिमम स्टेज होती है, ये हमारी ऑप्टिमम स्टेज होती है। क्यों ऑप्टिमम स्टेज है, क्योंकि इस स्टेज पे हमारा जो TP है वो मैक्सिमम है। कोई भी प्रोड्यूसर यहीं पर रहना चाहता है। दिस इज द स्टेज वेयर बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि इतने फिक्स्ड फैक्टर्स के लिए इतना ही वेरिएबल फैक्टर यहाँ पर होना चाहिए अप्लाई। तो ये हमारा ऑप्टिमम स्टेज हो जाती है, बेस्ट स्टेज होती है। यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर्स आर यूटिलाइजिंग एफिशिएंटली, पहले से ज़्यादा देन बिफोर, पहले से ज़्यादा एफिशिएंटली वो यहाँ पे यूटिलाइज होने लगे। यहाँ पे वो बेस्ट कॉम्बिनेशन पर है, लेकिन लालच तो बुरी बला है। अब यहाँ क्या हुआ, उसके बाद भी प्रोडक्शन रुकी नहीं, चलती रही, और TP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। अब TP जैसे ही डिक्लाइन होने लगा, MP इज नेगेटिव, ये नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये MP यहाँ आ गया। दिस इज वी से ओवरबर्डन ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स
ये एक रीज़न हो गया। और हम कह सकते हैं पुअर कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम कर रहा है और उसके तीनों स्टेजेस काम कर रही हैं। अब जब हम लॉ ऑफ लॉन्ग रन पर आते हैं, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पर आते हैं, तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या हो रहा है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे पास इसमें भी 3 स्टेजेस हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या कह रहा है कि परसेंटेज चेंज इन इनपुट, जो इनपुट में चेंज आ रहा है वो बहुत थोड़ा है और आउटपुट हमारा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका रीज़न है इकोनॉमीज़ का मतलब है बेनिफिट्स, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमीज़ के लिए, बेनिफिट्स के लिए इकोनॉमीज़ का टर्म यूज़ करते हैं, इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये आप लोगों ने 11th में नहीं पढ़ा और ये आपके CUET के सिलेबस में भी नहीं दिया हुआ कि है, बट फिर भी NTA तो NTA है। उन्होंने लास्ट ईयर CUET में इस टॉपिक में से 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे, मतलब 3 क्वेश्चन तो मायने रखते हैं एक टॉपिक में से जो सिलेबस में डिफाइंड भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ कि, और बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं थे, ऊपर से ही बस पता होना ज़रूरी था। तो इकोनॉमीज या बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्या होते हैं? जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे काम करते हो तो आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, आपको हायर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, आपको डिस्काउंटेड रेट पे रॉ मटेरियल मिलना शुरू हो जाता है, आप स्पेशलाइज्ड लोग, नॉलेज वाले लोग हायर कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये फ़ायदा होता है ना लार्ज स्केल पे काम करने के, आपकी कॉस्ट कम होने लग जाती है। ठीक है, तो ये सब मैनेजरियल, आप स्पेशल मैनेजर्स जो स्पेशलाइज्ड हैं उनको अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेनिफिट्स हो गए, दीज आर कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, परसेंटेज चेंज इन इनपुट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। ये क्या है? ये आपका बेस्ट स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता ही नहीं चल रहा ना, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, यहाँ आपको ये बात ही नहीं पता चल रही कि भाई हम कब कैसे कितना प्रोडक्शन करें, बस हमें तो ये पता है इनपुट डालेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि जितना इनपुट डालेंगे उतना ही डालेंगे, उतना ही आउटपुट आएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट स्टेज। और ये हमारा कब होता है? जब हमारी इकोनॉमीज जो हैं हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलने लगता है। पहले केस में क्या है, हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन का इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल तो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी वो आइडियल रहेंगी, थोड़ा बहुत आइडियल वो रह रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी प्रोडक्शन अभी बढ़ ही रही है। लेकिन ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि जो लार्ज स्केल पे काम करने की इकोनॉमीज हैं उनका भी हमें पूरा फ़ायदा मिल रहा है, इसीलिए बेस्ट है। अब वही लालच बुरी बला है, आप लालच करने लग गए, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल आ गई। अब आपका इनपुट लग रहा है ज़्यादा और आउटपुट आ रहा है कम, इसे हम कहते हैं डिसइकोनॉमीज, मतलब हार्म्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। हानियाँ, नुकसान, हार्म्स क्या होते हैं? डिसइकोनॉमीज। अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो उतना ही आपको ज़्यादा एडिक्वेट मैनेजमेंट चाहिए होगा, आपके पास लेबर ज़्यादा है तो उतना ही आपका लॉ इन्वॉल्व हो जाएगा, लेबर लॉज इन्वॉल्व हो जाएंगे।
ठीक है, लार्ज स्केल पे काम करने के। लेबर लॉस कहाँ होंगे, लेबर यूनियंस भी आ जाएंगी, लॉकआउट्स की प्रॉब्लम भी आएगी, कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो ये नुकसान भी है, अगर हमको बड़े स्केल पे काम करने के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर इस स्टेज पे रहना है तो उसको ये कोशिश करनी है कि वो डिसइकोनॉमीज तक ना जाए, उससे पहले ही अपने को कंट्रोल कर ले, यानी कि ये इकोनॉमीज वहीं तक बेनिफिट ले जब तक हम यहाँ रहें, इसके आगे जाते ही उसे स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ये बात? तो ये हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ठीक है, चलो इसे नोट डाउन कर लो। फिर इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और भी है। IRS का मतलब होता है कि आपने जितना इनपुट डाला आपका आउटपुट उससे ज़्यादा आ रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। IRS इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। हाँ, ये बेटर होता ही है, ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, तो इसमें आप ये प्रिडिक्शन लगा सकते हो कि अच्छा मैं कितना इनपुट डालूं कितना आउटपुट आए, इसलिए ये बेस्ट है। यहाँ पे अभी भी तुम्हारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आइडियल पड़े हैं, मतलब उनमें स्कोप है और इम्प्रूव होने का, उनको और यूटिलाइज करने का स्कोप पेंडिंग है। यहाँ पे पेंडिंग नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। इसलिए इंडिफरेंस कर्व समझ में आ गया था? बजट लाइन समझ में आ गई थी? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम समझ में आ गया था? कहाँ होता है इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? कुछ पेज पलटो, कुछ सोचो। यहाँ पे और क्या बोलते हैं, बजट लाइन मीट करते हैं। मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। दो कंडीशन ना, जो दो कंडीशन होती है। क्या? हाँ बोलो तो। RS XY equals to PX upon DY मीन्स स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। एक और भी चीज थी ना, एक और पॉइंट भी था ना। हाँ, ये तो होता ही है, मैंने कब कहा कि नहीं है, मैं कह रही हूँ एक और भी पॉइंट लिखवाया था। मतलब इक्विलिब्रियम के लिए एक पॉइंट और एक लाइन लिखवाई थी मैंने। आर्यन उसके काफी करीब पहुंच चुका है। आर्यन ने बोला मीट करते हैं। क्या? बजट लाइन के साथ टेंजेंट। इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन। अब ये जो हमने कंज्यूमर के पॉइंट से किया, इसी को सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम, ये हमारा वो हमारी गुड थी ना, ये हो गया फैक्टर X, फैक्टर Y। हम ये भी कह सकते हैं कि ये लेबर और ये कैपिटल, क्योंकि प्रोडक्शन या तो लेबर इंटेंसिव होती है या कैपिटल इंटेंसिव होती है। तो हमने कहा लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। और इसमें दिस इज नॉट इंडिफरेंस कर्व, दिस इज आइसोक्वेंट। सेम डेफिनेशन, combination of two factors, combination of two factors of production yielding का मतलब आउटपुट सेम यूनिट्स। मतलब अगर ये 100 यूनिट्स है, यानी कि अगर हायर आइसोक्वेंट होगा तो ये 100 यूनिट्स पे है, तो हायर आइसोक्वेंट्स 200 यूनिट्स पे होगा और हायर आइसोक्वेंट 300 यूनिट्स पर होगा। सारी प्रॉपर्टी सेम है, बस हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोक्वेंट्स, जो प्रोडक्शन से रिलेट कर रहा है। जो उसमें बजट लाइन होती थी दैट इज सेम, दिस इज कॉल्ड आइसो कॉस्ट लाइन।
दिस इज आइसोकॉस्ट लाइन, सेम फैक्टर x फैक्टर y, आइसोकॉस्ट लाइन बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन, वही यहाँ पे जितना एक, यहाँ पे हम एक प्रोडक्शन अगर पूरा फैक्टर यूज कर रहे हैं तो कितनी यूनिट्स होंगी, ये कितनी यूनिट्स होंगी, और इक्विलिब्रियम भी सेम, इसमें रोटेशन भी आएगी, शिफ्ट भी आएगा, सब कुछ सेम है। लेकिन ये हमें इतना डिटेल में आइसोक्वेंट्स में पूछा नहीं जाता, क्योंकि मैंने कहा ना ये टॉपिक आपके 11th में नहीं था, आपके CUT के सिलेबस में भी नहीं लिखा, बट इस पूरे टॉपिक में से मिला के 3 क्वेश्चंस लास्ट ईयर आ गए थे, तो आपको पता होने चाहिए। ऐश्वर्या कर पाया था, क्यों कर पाया था, क्योंकि उसने फाउंडेशन में पढ़ा था, तो वो ये बोला कि मैम मुझे लग रहा था फाउंडेशन के साथ पढ़ाई करने का फ़ायदा हो गया मुझे, तो इसीलिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है। अब इसमें भी ये हमारी आइसोकॉस्ट लाइन है, ये हमारा आइसोक्वेंट है, और ये क्योंकि टेंजेंट है तो दिस इज इक्विलिब्रियम, तो ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हो गया। अब इसको हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की जगह एक टर्म बोलते हैं ऑप्टिमम कॉस्ट बेनिफिट पॉइंट। ऑप्टिमम कॉस्ट, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जहाँ पर मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, या हम कह सकते हैं जहाँ पे रिसोर्सेस आर यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली। एफिशिएंटली हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, दैट विल बी द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए इसे हम ऑप्टिमम कॉस्ट बेनिफिट पॉइंट कह देते हैं। बिल्कुल दिस इज एग्जैक्टली सेम, इसमें भी हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्राइस ऑफ x और प्राइस ऑफ y होता है, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग वन फैक्टर एंड कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अनदर फैक्टर। यहाँ पे क्योंकि हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आ गया, MRTS आ गया, और वही दोनों स्लोप जहाँ बराबर होंगे वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। तो दिस इज ऑल सेम एज इन डिफरेंस कर्व, सेम प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग इज सेम। तो हमें उसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये टर्म्स पता होनी चाहिए। ठीक है।